हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ भारत से किंग का चैप्टर 6 जिसका नाम है किंग दाहिर एंड किंग आनंद पाल को कवर करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंग दाहिर ऑफ सिंध के बारे में। जो सिंध स्टेट के किंग दाहिर थे उनके बारे में, उनका स्ट्रगल, उनकी अचीवमेंट्स को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चचनामा के बारे में। फिर जो हिंदू रूलर थे जिनका नाम था आनंद पाल, उनका स्ट्रगल, उनका संघर्ष, उनकी अचीवमेंट्स, और फिर जो फॉरेन अटैक्स हुए थे उनके अगेंस्ट क्या कुछ जो है विरोध किया गया वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो, देयर इज़ नो डेथ ऑफ रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री। अब देखो, इंडियन हिस्ट्री में जो ऐसे रूलर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है जिन्होंने अपनी इंडिया के कल्चर को, इंडिया की सिविलाइजेशन को फॉरेन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। सो ऐसे रूलर्स की इंडियन हिस्ट्री में बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है सिर्फ अपनी कंट्री के सिविलाइजेशन को, अपनी कंट्री के कल्चर को बचाने के लिए फॉरेन इन्वेडर्स से। सो देयर हैव बीन मैनी सच रूलर्स इन इंडिया जिन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स थे और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं इंडिया के जिन्होंने बहुत अच्छी से बहादुरी से लड़ाई की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंग दाहिर ऑफ सिंध के बारे में। तो सेकंड जो रूलर है जो वो है, उनका नाम है हिंदू शाही किंग जो आनंद पाल, जिनका नाम आनंद पाल, और जो कहाँ के, काबुल के थे। ये कुछ ग्रेट रूलर्स थे। सबसे पहले हम किंग दाहिर ऑफ सिंध के बारे में पढ़ेंगे। 7th सेंचुरी के अंदर सिंध एक इम्पॉर्टेंट किंगडम थी वेस्ट इंडिया की। सिंध को रूल किया जा रहा था साहसी राय के पूर्वजों के द्वारा, जिन्होंने रूल किया था लास्ट 600 ईयर्स तक। किन्होंने रूल किया था? साहसी राय सेकंड के जो पूर्वज थे उन्होंने सिंध के ऊपर लास्ट 600 ईयर से रूल किया। साहसी राय का कोई पुत्र नहीं था। इसी वजह से क्या होता है, इनके ड्यूरिंग द रीन ऑफ साहसी राय के रूल के टाइम पर इनके वहाँ पर इनके दरबार में एक मिनिस्टर थे जिसका नाम था चच। तो क्या किया साहसी राय ने, चच को अगला जो किंग है सिंध का वो इनको डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि इनका खुद का कोई पुत्र नहीं था। सो इन्होंने क्या किया, वहाँ का एक मिनिस्टर चच, उनको अगला राजा घोषित कर दिया गया। अब साहसी राय की डेथ के बाद चच जो है किंग बनते हैं सिंध के, और सोहंदी जो कि वाइफ थी, इनकी वाइफ थी वो साहसी राय की जो वाइफ थी सोहंदी, उन्होंने क्या किया, दरबारियों की एडवाइस पर इन्होंने क्या किया, चच के साथ शादी कर ली क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इनका कोई पुत्र नहीं होता। सो जो वाइफ होती है साहसी राय की, उन्होंने शादी कर ली फिर चच से, और इसके बाद चच के साथ शादी करने के बाद इनका एक पुत्र जिसका नाम है दाहिर और एक अनदर सन, इन दोनों का जन्म होता है इस मैरिज से। अब बट चच डिडंट सर्वाइव फॉर लव। अब क्या होता है, जो चच थे मतलब दाहिर के जो पिताजी थे वो कुछ टाइम तक ही रहे, ज़्यादा टाइम तक वो जीवित नहीं रह पाए। तो क्या होता है, इनका जो छोटा भाई है जिसका नाम है चंद्र, वो क्या करते हैं, वो रूल करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल ही रूल कर पाते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद एक लड़ाई होती है इन सभी भाइयों के बीच में, इन दोनों भाइयों के बीच में कि कौन सिंध की गद्दी पर बैठेगा। तो दाहिर इस वॉर में जीत जाते हैं 700 AD में, और वो क्या करते हैं, इस पूरे साम्राज्य को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करते हैं। दाहिर जो है वो क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं टू टेक ऑल कम्युनिटीज़ टुगेदर। वो जितनी भी कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर सभी कम्युनिटीज़ को एक साथ लेकर चलते हैं। दाहिर रूल करते हैं कैपिटल अलोर को। देबाल एक बहुत ही ज़्यादा मेन पोर्ट है सिंध स्टेट का, तो सिंध स्टेट के अंदर जो मेन पोर्ट है वो देबाल है। दाहिर एक ब्रेव और करेजियस रूलर थे बचपन से ही, और मतलब कि बचपन से ही इनके अंदर बहादुरी के जो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। ही हैड 2 सन्स, इनके 2 तो बेटे थे और 2 इनकी पुत्री थी। एक का नाम था जयसा घारसिया, ये इनके पुत्र थे। सूर्या देवी, परमल देवी, ये इनकी पुत्री थी। अब पढ़ेंगे हम चचनामा के बारे में। चचनामा क्या है, ये एक बुक है। चचनामा एक बुक है सिंध की हिस्ट्री के बारे में। सिंध की जो हिस्ट्री है उसके बारे में एक बुक लिखी गई है जिसको नाम दिया है चचनामा। इनके ऑथर अली अहमद है। इट डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ चच डायनेस्टी। अब ये जो बुक है चचनामा, ये चच डायनेस्टी जो थी ना, उस डायनेस्टी की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करती है। उन्होंने जो अरब्स के ऊपर
अरब्स के ऊपर जो इन्होंने विजय प्राप्त की है सिंध ने, वो बताते हैं चचनामा के अंदर। और इस बुक को फतनामा ए सिंध भी बोलते हैं। तो चचनामा एक बुक है सिंध की हिस्ट्री के बारे में, इसको अली अहमद द्वारा लिखा गया है। और ये क्या करती है, जो चच डायनेस्टी है उसकी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करती है, और जो सिंध ने जितने भी विजय प्राप्त किए हैं अरब्स के ऊपर उसको बताया गया है इस बुक में। और साथ में इस बुक को जो है फतहनामा ए सिंध भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं किंग दाहिर के स्ट्रगल के बारे में। तो दाहिर एक पावरफुल रूलर थे। इनके टाइम पर जो अरब्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंध के ऊपर कब्जा करने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत टाइम इन्होंने कोशिश की कैसे सिंध के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो जो पर्पस होता है ना अरब इन्वेजन का, जो अरब के जो लोग थे वो क्यों सिंध के ऊपर अटैक कर रहे थे, ताकि वो उनके धर्म, उनका जो रिलीजन था इस्लाम, उसको एक्सपेंड कर सके सिंध के अंदर, इंडिया के अंदर, और जितना हो सके मनी को लूट सके। तो क्या होता है, इनिशियली दे अटैक द बॉर्डर्स ऑफ सिंध बाय, तो वो जो अरब्स होते हैं वो सिंध का जो बॉर्डर है उसको पानी से और लैंड रूट से अटैक करते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ 8th सेंचुरी की बिगनिंग पर अरब टू कंट्रोल ऑफ मकरन कोस्ट ऑफ सिंध, सिंध की जो मकरन कोस्ट है वहाँ पर क्या करते हैं अरब्स अपना कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद जो रास्ता होता है सिंध का, जब विजय प्राप्त की गई सिंध के ऊपर, तो वो रास्ते को पक्का करवा दिया गया। एट द सेम टाइम पर ही जो अरब्स होते हैं शिप्स कमिंग, अब क्या होता है ना, श्रीलंका से अरब्स की जो है जहाज वहाँ से आ रहे थे अरब्स का श्रीलंका से। सो एक जगह है देबाल, जो पोर्ट बताया था देबाल, सिंध के अंदर जो पोर्ट है देबाल, उस पोर्ट पर देबाल की जो कोस्ट है, वहाँ के जो किनारे है, वहाँ पर कुछ बंडित्स के द्वारा, बंडित्स मतलब लुटेरों के द्वारा क्या किया जाता है, अरब्स की शिप को लूट लिया जाता है। जब वो शिप, अरब्स की शिप श्रीलंका से आ रही थी, तो जैसे ही वो देबाल पोर्ट के आसपास आती है, वहाँ पर कुछ लुटेरे उस शिप को लूट लेते हैं। तो जो हजाज होते हैं इराक के गवर्नर, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं इस इंसिडेंट से, क्योंकि उनकी शिप को लूटा गया, अरेबियन शिप को लूटा गया, तो वो गुस्से में आ जाते हैं जो गवर्नर थे इराक के। तो वो डिमांड करते हैं, दाहिर को कहते हैं कि उन पायरेट्स को पनिश करो, और साथ ही साथ जो शिप का जो भी उन्होंने नुकसान किया है उसका कंपनसेशन कीजिए, हमें पैसे वगैरह दीजिए। दाहिर क्या करते हैं, दाहिर जो है इन दोनों प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, वो मना कर देते हैं कि हम क्यों कंपनसेशन दे, लूटा किसी और ने है तो उनसे ही लीजिए ना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ड्यू टू विच, इसी वजह से क्या होता है, जो 3 जनरल्स हैं उनको भेजा जाता है। गवर्नर जो थे इराक के, जिनका नाम हजाज है, वो 3 गवर्नर्स को भेजते हैं दाहिर के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। इसके बाद पढ़ने से पहले हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस टू द अरब्स। देखो कि अरब्स के जो है उनका विरोध कैसे किया गया। तो जो अरब्स थे मेड देयर फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया थ्रू द सी रूट्स एट थाने। सो अरब्स ने अपना पहला जो अटैक है वो सी रूट की हेल्प से किया था थाने नियर बॉम्बे में 636 AD में, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो कामयाब नहीं रहते हैं। इसके बाद दे ऑल्सो मेड अटैक्स थ्रू द सी रूट। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो बारोच और देबाल की जो सी रूट्स है उसकी हेल्प से भी वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, विच दे हैड टू फेस डिफीट। लेकिन वहाँ पर भी उनको क्या मिलती है, वहाँ पर भी इनको हार मिलती है। 7th सेंचुरी के अंदर अरब्स अटैक करते हैं सिंध के ऊपर एक के बाद एक, मतलब 7th सेंचुरी के बाद जो सिंध के ऊपर अटैक किया जाता है अरब्स के बाद एक के बाद वो लगातार अटैक करते ही रहते हैं, बट दे हैड टू सक्सेसफुल। लेकिन वहाँ पर भी जो रूलर्स थे सिंध के, उनका बिल्कुल अच्छे से रेजिस्टेंस कर रहे थे, अच्छे से उनका विरोध कर रहे थे। सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट अरब्स वर डिफीटेड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया टाइम व्हेन दे वर एक्सपैंडिंग देयर एम्पायर। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब अरब्स अपने खुद के धर्म को, उनके जो धर्म है इस्लाम को, जब वो एक्सपैंड कर रहे थे, उसको एक्सपेंशन कर रहे थे, तो इंडिया की ही जो लैंड है वहाँ पर अरब्स को हराया जाता है। सो अरब्स को हराया जाता है इंडिया की लैंड के ऊपर उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो अपने साम्राज्य को, अपने धर्म को वो एक्सपैंड कर रहे थे। दूसरे वर्ल्ड के छोटे छोटे पार्ट्स को वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर अपने धर्म को वो प्रचार कर रहे थे और अपने साम्राज्य को एक्सपैंड कर रहे थे। तो इंडिया में जैसे वो आते हैं ना, तो उनको हरा दिया जाता है। अब दाहिर किल्ड द फर्स्ट 2 जनरल्स। दाहिर क्या करते हैं, जो अभी बताया ना कि जो हजाज है गवर्नर इराक के, वो 3 जनरल्स को भेजता है दाहिर
के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए, एक के बाद एक। तो दो उन्होंने 2 जनरल्स को भेजा था, हजाज के द्वारा भेजा गया था, उनका नाम था अब्दुल्ला एंड बुदेर। इन दोनों को, अब क्या होता है, जब दाहिर केम टू नो, जब दाहिर को पता चलता है कि जो सिंधु रिवर का जो वेस्ट किनारा है वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो वहाँ के शासन करने वाले जो लोग हैं वो अरब्स की हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दाहिर इनका जो बेटा जैसिया है उनको एक बहुत ही बड़ी नंबर ऑफ सोल्जर्स के साथ वहाँ पर भेजा जाता है ताकि डिफेंस किया जा सके। अच्छी ग्रेट स्किल्स के कारण दे ब्लॉक, वो क्या करते हैं, जो रिवर का दूसरा पार्ट है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है अरब्स जो है सिंध रिवर को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब गवर्नर, जो 2 जनरल्स भेजे गए उनको हरा दिया जाता है। जो तीसरा जनरल होता है उसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। ये अटैक करते हैं सिंध के ऊपर 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम के पास 15,000 सोल्जर्स की ट्रेंड आर्मी थी। कासिम हेल्प भी लेते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ मकरन जो है उनके किनारों पर, वो बहुत सारे किंग जो है उनकी हेल्प भी लेते हैं। कासिम कैप्चर देबाल। अब क्या होता है, कासिम कैप्चर करते हैं देबाल को, और जो 17 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको बहुत ही गंदी तरीके से मार दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 3 दिन तक देबाल के अंदर मुस्लिम सोल्जर्स कंटिन्यू टू डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, मुस्लिम सोल्जर्स 3 दिन तक। अब जो मस्जिदें हैं वो बनवाई जा रही थी टेम्पल्स को तुड़वा कर। कासिम क्या करते हैं, बहुत सारी मनी को लूटते हैं सिटी के अंदर से, और एक लार्ज नंबर ऑफ जो मैन होती हैं, वुमेन, बच्चे, इन सभी को दास बनाकर अपने साथ अपनी कंट्री ले जाते हैं। दाहिर फोर्ट विद 50,000 सोल्जर्स के साथ जो दाहिर है वो लड़ाई करते हैं एक प्लेस जिसका नाम है रावण। किंग दाहिर जो है मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ऐसे ना होता है कि एक जना आगे चल रहा है, एक जना पीछे चल रहा है, मतलब एक का पलड़ा भारी है दूसरे का पलड़ा भारी है। तो ऐसे क्या हो रहा था, कभी दाहिर आगे चल रहा था, कभी मोहम्मद बिन कासिम आगे चल रहा था। तो आफ्टरनून के बाद ये पता चलता है कि जो दाहिर की आर्मी बस जीतने ही वाली है, और अरब्स की आर्मी भागना शुरू कर देती है युद्ध भूमि से। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारते हैं, वो अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, अपने सोल्जर्स को प्रोत्साहित करते हैं और अच्छे से लड़ाई करते हैं। एकदम से क्या होता है, जो दाहिर का जो एलिफेंट था ना, उसके ऊपर किसी ने तीर मार दिया इवनिंग के अंदर, और उनकी चेस्ट पे लग जाता है, जिसकी वजह से किंग दाहिर जो है मार दिया जाता है उनको 20 जून 1712 एडी में। जैसे कि वो अच्छे से बहादुरी से लड़ते लड़ते उनको मार दिया जाता है। अब इसके बाद देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ दाहिर की डेथ के बाद जो इनकी विडो थी जिसका नाम था रानी बाई, अलोंग विद हर 15,000 सोल्जर्स के साथ वो अरब के अगेंस्ट लड़ाई करती है किले के अंदर से ही, और उनके ऊपर मतलब कि जो अरब सोल्जर्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लॉस वो कर देती है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। किनकी वाइफ, दाहिर की वाइफ रानी बाई, फोर्ट के अंदर से ही लड़ रही होती है। बट हर रेजिस्टेंस डिडंट लास्ट ड्यू टू द लिमिटेड, क्योंकि उनका जो विरोध कर रही थी, वो जो लड़ाई कर रही थी, वो ज़्यादा टाइम तक टिका नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ लिमिटेड ही रिसोर्सेज थे। तो इसी वजह से वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है जोहर को कमिट कर कर। अब जोहर प्रथा क्या होती है, जब किसी रानी का जो राजा है, अगर ये दिखाई दिया जाता है कि युद्ध भूमि में उनके राजा को मार दिया जाता है, तो जो राजा की जो वाइफ होती है, जो रानी होती है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो जोहर की प्रथा शुरू करते हैं, जिसमें वो आग जलाकर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। तो उन्होंने देखा इनके राजा की डेथ हो जाती है, इनके पास लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण ये जोहर जो है वो कमिट करती है। दाहिर का जो बेटा है जैसिया, फोर्ट वो लास्ट तक लड़ाई करता है। इनकी जो 2 डॉटर्स थी जिसका नाम था सूर्या देवी, परमल देवी, उनको बंदी बनाकर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कलीफ लेके जाया जाता है। अब ये क्या करती है, दाहिर की जो बेटियां हैं वो दोनों की दोनों ना एक डिप्लोमेसी करते, कूटनीति करती हैं, और वो ऐसे मतलब आरोप लगाती है मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को एग्जीक्यूट वहाँ से निकाल दिया जाता है खलीफा के द्वारा। जो सिंध रीजन है उसको ऑक्यूपाई किया जाता है, अरब्स उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और वहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं उनको टॉर्चर करना वो शुरू कर देते हैं। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में मुस्लिम रूलर्स हैड टू फेस रिबेलियन देयर। अब मुस्लिम रूलर्स को वहाँ पर विद्रोह
दोबारा से उनके अगेंस्ट विद्रोह करना शुरू हो जाता है। अब 715 एडी के बाद रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अरब्स अगेन स्टार्टेड इन सिंध के अंदर अरब्स के अगेंस्ट फिर से विरोध शुरू हो जाता है। अरब जो है सून रिलीज द पॉलिसी ऑफ स्वॉर्ड वुड नॉट बी सक्सेस। अब जो है अरब्स ये कहते हैं कि जो तलवार वाली जो हमारी पॉलिसी है, मतलब लोगों को मार डालने वाली जो पॉलिसी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही है। इसी वजह से हजाज क्या करते हैं, जो सिंध के पीपल है उनको अलाउ कर देते हैं, तुम अपनी जिस भी भगवान को तुम पूजा करना चाहते हो, आइडियल मतलब जिस भी मूर्ति की तुम वर्शिप करना चाहते हो तुम कर सकते हो बाय अलाउइंग देम टू। और उनको साथ में ये भी अलाउ कर दिया जाता है कि तुम अपने टेम्पल्स बनाओ और जिस भी भगवान की तुम्हें पूजा करनी है उसकी तुम पूजा करो। बट फॉर दिस, लेकिन इसके लिए उनको जजिया टैक्स मतलब कि जो नॉन मुस्लिम्स थे मतलब कि मोस्टली जो हिंदू सिख थे ये इनसे क्या कर रहे थे, टैक्स देना पड़ रहा था। मतलब कि मंदिर बनवाने के लिए, पूजा करने के लिए उनको टैक्स देना पड़ रहा है। ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो उनकी पॉलिसी थी लोगों को मार धारने वाली, अब वो कामयाब नहीं रही। अरब्स के अगेंस्ट इन्वेशन होने लगा, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होने लगा, विरोध होने लगा। इस वजह से इन्होंने प्लानिंग की कि तुम मंदिर बनवाओ और तुम अपनी पूजा करो और टैक्स पे कर दो। अब अरब्स जो है हैड टू इंडोर कंस्टेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द रूलर्स ऑफ सिंध फ्रॉम, अब जो रूलर्स थे सिंध के 636 एडी से लेकर 712 तक जो है रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। अब क्या करते थे, कन्वर्ट सिंध को 712 एडी में वो कब्जा कर लेते हैं आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ फेलर। 75 ईयर मतलब कि अरब्स ने 75 ईयर जो है सिंध के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इवन आफ्टर दिस दे कंटिन्यू टू फेस रेजिस्टेंस इन इंडिया। लेकिन फिर भी अब देखो 75 ईयर उन्होंने इतनी कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके सिंध के ऊपर कब्जा किया जा सके, लेकिन सिंध के रूलर्स इतने स्ट्रांग थे कि 636 एडी से लेकर 712 एडी तक उन्होंने कुछ नहीं होना दिया। लेकिन 712 एडी के बाद जो है क्या हो गया, सिंध के ऊपर कंट्रोल किया जाता है अरब्स के द्वारा एंड दे कुड नॉट एंटर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हम सेकेंड रूलर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंदू शाही रूलर आनंदपाल। अब देखो जो हिंदू शाही स्टेट थी, एक इम्पॉर्टेंट स्टेट थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। हिंदू शाही डायनेस्टी जो है फाउंड की जाती है कालर के द्वारा 9th सेंचुरी के हाफ में। आनंदपाल जो एक पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के, इनका ये जो है ही वॉज द सन ऑफ जयपाल, मतलब कि जो आनंदपाल थे ये जयपाल के बेटे थे। जयपाल जो कि कैपेबल और एक बहादुर रूलर था इस डायनेस्टी के, मतलब कि जो जयपाल है और वो इनके पिताजी थे और जो आनंदपाल है वो इनके पुत्र थे। अब इनका जो किंगडम था, इनका जो साम्राज्य था या इनकी जो स्टेट थी वो कहाँ तक फैली हुई थी, सिरहिंद से लेकर लगाम, कश्मीर, मुल्तान तक फैली हुई थी। इनकी कैपिटल का नाम वहिंद था। इनकी जो बाउंड्रीज थी इस स्टेट की वो चेनाब रिवर से लेकर हिंदूकुश माउंटेन्स तक फैली हुई थी। हिंदू शाही रूलर आनंदपाल की इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टेट इज फाउंड इन द बुक कॉल्ड रजतारनीगिनी। अब एक बुक है रजतारनीगी, इस बुक के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आनंदपाल के द्वारा, आनंदपाल की इनके स्टेट की जो सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में मिलती है। अब इन द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, अब 10th सेंचुरी के एंड पर वंस अगेन जो है फिर से खतरा आ जाता है। जो विदेशी आक्रमणकारी थे इंडिया के ऊपर वो फिर से इंक्रीज़ हो जाता है कि फिर से खतरा आ जाता है कि लड़ाई दंगे शुरू हो जाते हैं। जब तर्क क्या करते हैं अपनी पावर को, गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर जब गजनी पावर में आता है तो एकदम से खतरा फिर से बढ़ जाता है इंडिया के लिए कि अब इंडिया के ऊपर फिर से अटैक होना शुरू हो जाएगा। टर्क्स जो थी एक बार्बरिक रेस थी सेंट्रल एशिया की जो कन्वर्टेड टू इस्लाम में बिलीव करती थी और जो अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट करती है। अल्फतिगिन जो है एक तुर्क चीफ्टेन है गजनी के अंदर और इस्टेब्लिश करते हैं अपने किंगडम को 962 एडी में। जो रूलर्स होते हैं इस स्टेट के वो क्या कर देते हैं, वो खतरा बन जाते हैं इंडिया के लिए। इंडियन टेरिटरी जो बॉर्डर करती है गजनी स्टेट को और उसको रूल कर रहे थे उस टाइम पर हिंदू शाही रूलर आनंदपाल। मतलब कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो गजनी मतलब अफगानिस्तान पर जो है तो कुछ एक बाउंड्रीज अफगानिस्तान पर भी हमारी मतलब इंडिया की थी और उस टाइम पर जो बाउंड्रीज अफगानिस्तान को मिल रही थी
बाउंड्री पर कंट्रोल कर रहे थे, रूल कर रहे थे हिंदू शाही रूलर आनंद पाल। सो देयर वाज एनमिटी, उस टाइम पर एनमिटी थी, मतलब बिटवीन द रूलर ऑफ गजनी का जो रूलर है सुबुक्तागिन, इनके बीच में, और हिंदू शाही रूलर जो जयपाल है, जयपाल मतलब आनंद पाल के जो पिता है, तो जयपाल और सुबुक्तागिन के बीच में जो है आपस में एनिमिटी थी, लड़ाई दंगे चल रहे थे, आपस में दुश्मन थे। सो इन 986 AD में जयपाल अटैक करते हैं गजनी पर एक बड़ी आर्मी के साथ। एक भयानक बैटल होती है दोनों के बीच में, लमगान एक जगह है, वहाँ पर इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। बट व्हेन द बैटल वाज गोइंग ऑन, जब बैटल चल रही थी तो एकदम से क्या आता है, एकदम से तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से जयपाल हार जाता है। तो स्टॉर्म की वजह से जयपाल की आर्मी ट्रबल में फंस जाती है, मुसीबत में फंस जाती है। बीइंग कॉम्पेल्ड, जयपाल को क्या करना पड़ता है, तर्क्स के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, और इस ट्रीटी से जयपाल बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वही अगर स्टॉर्म नहीं आता तो क्या पता जयपाल जीत जाते। तो अब इसके बाद देखो, रजतारगिनी एक संस्कृत टेक्स्ट है जिसको कलहाना ने लिखा है। लिटरल मीनिंग जो रजतारगिनी का है वो है रिवर ऑफ किंग्स, किंग्स की जो रिवर है वो, जिसका मतलब होता है जो हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ किंग्स, मतलब कि रजतारगिनी का मतलब होता है जो किंगों की, मतलब राजा, जो राजा है, महाराजा है, उनकी जो रिवर है उसको बोला गया है, जिसका मतलब है किंग की, जो किंग है उनकी हिस्ट्री। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, एक पोइट्री का फॉर्म थी, ये डिस्क्राइब करती है कश्मीर की हिस्ट्री को, जब विच स्टार्ट्स विद द महाभारत पीरियड, जो कि जब महाभारत पीरियड से स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पर हिस्ट्री बताती है ये कश्मीर की। अभी हमने किया कि जयपाल को ट्रीटी करनी पड़ती है, तूफान आ जाता है इसकी वजह से। आफ्टर कुछ टाइम बाद जयपाल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुबुक्तागिन जो है वो अबाउट टू अटैक, उसको अटैक करने वाला है जयपाल को। तो जयपाल जो है हेल्प लेता है रूलर्स ऑफ कलिंजर, कनौज, अजमेर, ताकि वो इस फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब कि जो सुबुक्तागिन है, इसके अगेंस्ट लड़ाई कर सके, अच्छे से हेल्प मिल सके, तो वो और जो रूलर्स हैं उनकी हेल्प लेता है। ऑल दीज रूलर्स सेंट दे आर्मीज़ को वो भेजते हैं ताकि इस इन्वेजन को, इस आक्रमण को रोका जा सके। अब एक बैटल होती है जिसका नाम है, वही सेम प्लेस जहां पर पहले बैटल हुई थी, लमगान, सेम वहीं पर एक बैटल होती है, लेकिन जो जयपाल की आर्मी होती है इसमें वो फिर से हार जाती है, सक्सेस नहीं मिलती है। अब देखो, सुबुक्तागिन की डेथ के बाद इसका जो बेटा है मोहम्मद ऑफ गजनी, वो रूलर बनते हैं 997 AD में। मोहम्मद एक स्टॉन्ट मुस्लिम थे, मतलब एक कट्टर मुस्लिम थे। ये अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर 17 बार, ताकि अपने धर्म, इनका जो रिलीजन है इस्लाम को स्प्रेड कर सके, और इंडिया की जो वेल्थ है, इंडिया का जो पैसा है, इसको क्या कर सके, लूट सके। तो वो 17 बार इंडिया पर अटैक करते हैं। आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय तुर्किश इन्वेडर मोहम्मद गजनी, जयपाल, अब देखो जैसे ही जयपाल को पता चलता है, मतलब जयपाल हार जाते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा, तो जयपाल जो है सुसाइड कमिट करते हैं एकदम से, वो फायर के अंदर जंप कर जाते हैं 101 AD में। आफ्टर जयपाल की डेथ के बाद अब उनका बेटा आनंद पाल जो है रूल करते हैं 101 से लेकर 110 AD तक। आनंद पाल प्रूव करते हैं खुद को एक बहुत ही ग्रेट, महान योद्धा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स को जीता बिफोर असेंडिंग द थ्रोन, मतलब गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने बहुत सारी ऐसी लड़ाई, ऐसे युद्धों को उन्होंने जीता है, इस वजह से उनको एक महान योद्धा बोला गया है। आनंद पाल एक्सपेंड करते हैं अपने राज्य को, जो इनके पिताजी ने लिया था, मतलब जो इनके पिताजी के द्वारा राज्य इनके पिताजी के कंट्रोल में था, उन राज्य को अब आनंद पाल ने अपने कब्जे में कर लिया है, लाहौर को कनकर करके, लाहौर पर कब्जा करके। अब आनंद पाल चेंज करते हैं अपनी कैपिटल उधमपुर ओहिंद को एक सिटी जिसका नाम है नालंदा, नियर द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। झेलम जो रिवर है, इसके किनारों पर एक जगह है नंदना। तो नंदना, ये अपनी कैपिटल का नाम रखते हैं नंदना, क्या ओहिंद से नंदना ये नाम रखती है। 106 AD में मोहम्मद गजनी प्लान करते हैं अटैक करने के लिए अब्दुल दाऊद के ऊपर, जो फॉलो करते हैं कारामती सेक्ट ऑफ मुल्तान। लेकिन फ्लड्स की वजह से, बाढ़ की वजह से सिंधु रिवर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं आनंद पाल की। अब देखो जो अब्दुल दाऊद है ना, वो क्या करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं सिंध के ऊपर, लेकिन सिंध रिवर में फ्लड, बाढ़ आने की वजह से उनको आनंद पाल से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मुझे अटैक करना है, मुझे परमिशन दीजिए। आनंद पाल क्यों देगा भाई परमिशन, तो आनंद पाल ने रिफ्यूज़ कर दिया, शोइंग पैट्रियटिज्म, अब देशभक्ति को दिखाकर उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं आपको इजाज़त नहीं देता। लेकिन
जिसकी वजह से मोहम्मद जो है अटैक करता है आनंदपाल पर, पहले उसको हरा देता है, इसके बाद आनंदपाल को हराया जाता है और फिर वो कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि कश्मीर पर अटैक करने से पहले वो जो सिंध के जो राजा है आनंदपाल से परमिशन लेते हैं, लेकिन आनंदपाल ने मना कर दिया वहाँ पर अटैक करने के लिए, कश्मीर पर, मुल्तान पर। तो लेकिन वो सबसे पहले अब उनको कौन हराना पड़ता है, अब उनको सबसे पहले आनंदपाल को हराना पड़ता है। आनंदपाल को हरा देते हैं वो, उसके बाद फिर वो वहाँ पर कश्मीर पर अटैक करते हैं। आनंदपाल ट्राई टू मेक हिज किंगडम को बहुत कोशिश करते हैं पावरफुल बनाने के लिए। आनंदपाल ने हमेशा मेंटेन किए हैं बहुत अच्छी फ्रेंडली रिलेशंस उन्होंने डिफरेंट नेबरिंग स्टेट्स के साथ। ये क्या करते हैं, सोट द कॉपरेशन, दूसरी जो स्टेट्स हैं उनका भी सहयोग इनको मिलता है ताकि ये अपनी कंट्री को एक्सटर्नल अटैक्स, फॉरेन इन्वेडर्स से बचा सके। तो आसपास के जो स्टेट्स थे, रूलर्स थे, उनसे भी इनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्पायर ही एम्फेसिस एग्रीकल्चर एज वेल। अब इन्होंने अपनी स्टेट में एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड भी करना शुरू कर दिया ताकि इसकी साम्राज्य को ये एक्सपेंड कर सके। आनंदपाल एक कैपेबल और इफिशिएंट रूलर था। ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को वो फिर से जो है स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। ये एक यूनियन को फॉर्म करते हैं विद द रूलर्स ऑफ ग्वालियर, कनौज, कलिंजर। जो तर्क्स थे ना, तर्क्स को हराने के लिए ये एक सभा बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। किस किस की यूनियन बनाते हैं, ये ग्वालियर के जो राजा है, कनौज के जो राजा है, कलिंजर, उज्जैन के मिलकर ये एक सभा बनाते हैं ताकि तुर्क्स को हराया जा सके। ये फोर्ट अटैक ऑफ गजनी इन 108 AD। अब ये क्या करते हैं, ये अटैक जो किया गया था मोहम्मद गजनी के द्वारा 108 AD में, वैंद पर ये अटैक, तो वहाँ पर ये इनके साथ एक युद्ध करते हैं। आनंदपाल और मोहम्मद गजनी के बीच में एक लड़ाई होती है 108 AD में वहिंद नियर अटक पे। अब इसी जो ये थी ना, अभी बताया गया कि इन्होंने किंग आनंदपाल और मोहम्मद ऑफ गजनी के बीच में लड़ाई होती है वहिंद नियर अटक के पास में। अब उसी बैटल को हम पढ़ते हैं, बैटल ऑफ वहिंद। जो बैटल ऑफ वहिंद थी, टिल 108 AD मोहम्मद हैड टच्ड ओनली द फ्रंटायर ऑफ इंडिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के फ्रंटायर्स को ही टच किया था, जैसे कि अरेबियन सी हो गया और जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इंडियन ओशन से इन्होंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को जो है टच किया था स्टार्टिंग में। लेकिन जो एम्पायर थी इंडिया की बियॉन्ड द सतलुज के जो परे जो जगह थी वो स्टिल फार अवे फ्रॉम, ये बहुत दूर थी इनसे। मतलब कि इन्होंने और भी बहुत इंडिया की कुछ एक पार्ट्स पर इन्होंने अटैक किया था, लेकिन जो सतलुज रिवर है और सतलुज रिवर के आगे वाले जो पार्ट्स है वहाँ तक ये नहीं पहुँचे थे मोहम्मद ऑफ गजनी। ही वांटेड टू, इनको अपने आप को जो है इंक्रीज, अपने जो गौरव है, इनको अपने गौरव को मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इनको फेमस होना है, अपने गौरव को इंक्रीज करना है। ताकि किस चीज़ से, ताकि इंडिया के अंदर इस्लाम को स्प्रेड कर सके। इस चीज़ से वो क्या करना चाहते हैं, अपने गौरव को इंक्रीज करना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। बट ही हैड टू, लेकिन इससे पहले उसको आनंदपाल से डील करना पड़ेगा। इसी पर्पज़ के लिए मोहम्मद जो है लेफ्ट फॉर इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं 108 AD में। ऑन द अदर हैंड आनंदपाल जो ऑल्सो केम अपनी आर्मी के साथ, वो भी वहिंद पर आ जाते हैं, वहिंद के मैदान पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ मेडिवल राइटर, एक मेडिवल राइटर है जिसका नाम है फरिश्ता, उनके अकॉर्डिंग आनंदपाल जो है उनको हेल्प मिलती है उज्जैन की आर्मीज़, जैसे उज्जैन की आर्मीज़, ग्वालियर की आर्मी, कलिंजर, कनौज, दिल्ली, अजमेर, इन सभी की जो रूलर्स है, इन सभी की जो आर्मीज़ है, उन सभी की हेल्प मिलती है। किसको मिलती है, आनंदपाल को। 30,000 खोखार ऑल्सो केम टू द एड। अब 30,000 जो है खोखार वो भी आ जाते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। मोहम्मद फेस्ड अ ह्यूज आर्मी, मोहम्मद फेस्ड अ ह्यूज आर्मी लेड बाय आनंदपाल। एंड इसका अब देखो, आनंदपाल का जो बेटा है त्रिलोचनपल, इनका जो बेटा है वो और आनंदपाल, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ी आर्मी को लेकर आते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी के अगेंस्ट। तो मोहम्मद ऑफ गजनी को एक बहुत ही बड़ी आर्मी को जो है फेस करना पड़ता है। बोथ आर्मी स्टूड फेस टू फेस फॉर 40 दिन तक वो आमना सामना करते रहे, लड़ते रहे। ड्यूरिंग दिस मोहम्मद आर्मी मेड अ डिफेंस बाय डिगिंग ट्रेंचेस। अब देखो, मोहम्मद गजनी की जो आर्मीज थी, उन्होंने क्या किया, उनको इतना स्ट्रॉन्ग थी इनकी आर्मी, आनंदपाल की और इनके बेटे की आर्मी की, जो मोहम्मद की आर्मी थी उनको जो है गड्ढे खोदने पड़े अपनी जानों को बचाने के लिए। अब जो ब्रेव सोल्जर्स थे, पुट 5,000 तुर्किश सोल्जर्स टू द, अब जो ब्रेव सोल्जर्स थे उन्होंने तुर्किश मतलब तर्क्स के जो 5,000 जो सोल्जर्स थे उनको मार दिया जाता है आनंदपाल के द्वारा। और आनंदपाल की जो विक्ट्री वो देखने को मिलती थी कि हाँ जीतने वाले हैं आनंदपाल। लेकिन एकदम से जो आनंदपाल का एलिफेंट था उनको हर्ट किया जाता है, उनके ऊपर जो है
उनके ऊपर भी तीर वगैरह मार दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। मतलब आनंद पाल का जो हाथी है वो वहाँ से भाग जाता है रणभूमि से। और सीइंग द किंग, सबको ये लगता है कि देखो किंग तो वहीं थे, लेकिन किंग का जो हाथी है वो भाग जाता है, जिसकी वजह से ये लगता है कि सबको कि जो किंग है वो भाग गए, और इसी वजह से एक भागदौड़ बच जाती है पूरी की पूरी आर्मी में, जिसकी वजह से आनंद पाल की जो जीत थी वो एकदम से हार में बदल जाती है। अब मोहम्मद ऑफ गजनी जो है मूव स्विफ्टली, एंड अब मोहम्मद ऑफ गजनी क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है नागरकोट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और अपनी जो रूल है उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और अब 3 दिन तो भयानक बैटल होती है, सो मच मनी, बहुत ज़्यादा जो मनी है वो लूट ली जाती है नागरकोट के अंदर, और जितने भी वहाँ पर कैमल थे ना, उन कैमल के ऊपर सारे जो मनी वहाँ पर थी, जितना भी उन्होंने सामान लूटा ना, उनके ऊपर लोड किया जाता है, और वो वहाँ से रिमेनिंग मनी जो बची हुई कुछ ही मनी थी ना जो छोड़ के गए थे, वो वहाँ के ऑफिसर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके, और कैमल्स के ऊपर बहुत सारा सामान, उनको ना बहुत सारी जो वैल्यूएबल गोल्ड हो गया, गोल्ड के कॉइन्स हो गए, या फिर कुछ प्रीशियस जो सामान था, या फिर सिल्वर पियर्स एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ये सबको वो कैमल्स के ऊपर लोड करके अपने साथ ले जाते हैं। आनंद पाल एक ग्रेट रूलर थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, ये लव करते हैं अपने साम्राज्य को, बहुत प्यार करते हैं। ही कुडंट बियर द अटैक, ये बिल्कुल भी इन्होंने जो है मोहम्मद ऑफ गजनी के जो अटैक्स थे उनको सहन नहीं कर पाए, अनमर्सीलेस, और जो वो लोगों को मार रहे थे उनको भी ये सहन नहीं कर पाए, और जो ये लूट रहे थे इनोसेंट पीपल्स को, ये इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी क्या है सहन नहीं कर पाए। इसीलिए 1 साल बाद वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल नंदना में उनकी डेथ हो जाती है, डाइड, मर जाते हैं वो। आनंद पाल का जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू टिल 1026 AD तक इनका जो है स्ट्रगल जो है कंटिन्यू रहता है, और फिर इनके बाद बाय हिज सन, इनके सन के द्वारा त्रिलोचनपाल, और फिर इनका जो ग्रैंडसन है भीमपाल, तो भीमपाल और इनका जो सन है इनके द्वारा 1026 AD तक जो आनंद पाल का स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रखा जाता है। बिसाइड हिम चंदेल किंग विद्याधर ऑल्सो ऑफर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब देखो एक चंदेल किंग है विद्याधर के, वो भी क्या करते हैं, मोहम्मद इन कलिंजर और ग्वालियर में जब मोहम्मद गए थे वहाँ पर जो ये चंदेल किंग है, ये भी बहुत अच्छा इनका स्ट्रॉन्ग वहाँ पर विरोध किया जाता है। डिड यू नो 1025 AD मोहम्मद अटैक करते हैं सोमनाथ के टेंपल पर, 50,000 हिंदू को मारकर, जो प्रोटेक्ट कर रहे थे टेंपल को, मतलब जब ये अटैक कर रहे थे टेंपल के ऊपर, सोमनाथ टेंपल के ऊपर, तो 50,000 जो हिंदू थे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन सभी को मार दिया जाता है मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा। वहाँ से ये जो है डायमंड्स, मनी, ज्वेल्स, गोल्ड, सिल्वर को वहाँ से लूट कर लेके जाते हैं। देन इसके बाद देखते हैं कि जो सीइंग द प्रिपरेशंस ऑफ द रूलर ऑफ गुजरात का एक रूलर, एक वहाँ का जो एक राजा जिसका नाम था भीमवन, वो देखते हैं कि जो भीमवन है ना, ये क्या करते हैं, ये वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं इनको यहाँ से ना जाने के लिए। इसी वजह से गजनी क्या करते हैं, अपने रूट को बदल लेते हैं, इसको पहले पता चल जाता है। सो मिन्हास उस सुराज हैज़ रिटन, लिखते हैं दैट ए किंग गाइड डाइवर्टेड मोहम्मद आर्मीज, कि एक गाइड है जिसने मोहम्मद की आर्मी को क्या कर दिया, उनको डाइवर्ट कर दिया, उनको उनकी जो जगह थी जो जा रहे थे उनको डाइवर्ट कर दिया, और जिसकी वजह से वो डेजर्ट ऑफ कच्छ में वहाँ पर वो गुम हो जाते हैं। और ऑन दिस रूट मोहम्मद आर्मी सफर्ड, और इस जैसे कि अभी बोला ना कि एक बुक ने मोहम्मद की जो आर्मी है उसके रास्ते को डाइवर्ट कर दिया, तो वो वहाँ से डेजर्ट ऑफ कच्छ में चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने रास्ते को बदलते हैं ना, तो उनको बहुत हैवी लॉस करना पड़ता है वहाँ पर। अब इसके बाद इन एडिशन टू द हिंदू शाही रूलर, अब हिंदू शाही किंगडम जो थे, इनके अलावा जो मोहम्मद गजनी अटैक करते हैं भेरा, मुल्तान एंड नागरकोट एंड रिटर्न टू, फिर गजनी में जाते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ सिंध को और हिंदू शाही किंगडम को ही इन्होंने लूटा, नहीं, इन्होंने भेरा, मुल्तान, नागरकोट को भी लूटा, और फिर अपने जगह, अपनी जो कंट्री है गजनी चले जाते हैं लूटने के बाद एक लॉट ऑफ मनी। मोहम्मद ऑफ गजनी जो है अटैक करते हैं, थानेश्वर को भी अटैक करते हैं, जो कि एक पवित्र जगह थी हिंदुओं के लिए। जो फेमस टेम्पल है चक्र स्वामी, वो भी लोकेटेड वहीं पर स्थित था। मोहम्मद नॉट ओनली वहाँ पर उन्होंने सिर्फ चक्र स्वामी टेम्पल को लूटा ही नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी, बट ऑल्सो वहाँ की जो मूर्तियाँ थी, चक्र स्वामी टेम्पल को लूटा ही नहीं, इनकी मूर्ति को भी इन्होंने बहुत तहस नहस कर दिया, तो टेम्पल को तोड़ दिया। मोहम्मद ऑफ गजनी ऑल्सो अटैक बाय
अटैक, मथुरा को भी अटैक करते हैं मोहम्मद गजनी, जो कि हमारे लिए दूसरी जो अनदर पवित्र जगह है हिंदुओं के लिए। हेयर टू, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, लूट पार्टी नहीं की इन्होंने वहाँ पर, लेकिन प्रॉपर्टी को भी बहुत लॉस उन्होंने पहुँचाया, और जो लॉर्ड केशव की जो मूर्ति है उनका भी बहुत अपमान इन्होंने किया। वहाँ पर ही गॉड 30, वहाँ पर इनको जो है 30 मन ऑफ गोल्ड मिलता है, 2 प्रीशियस जेम्स मिलते हैं, 50 सफारीज फ्रॉम द टेम्पल ऑफ मथुरा से इतना सारा सामान उनको मिलता है, और फ्रॉम नागरकोट, और नागरकोट से ये जो है 7 लाख गोल्ड दिनार्स को रोप करके जाते हैं, वहाँ से लूट कर जाते हैं, और 200 मंस ऑफ गोल्ड लेकर जाते हैं, 2000 मंस ऑफ सिल्वर लेकर जाते हैं, और 20 मंस ऑफ डायमंड वो वहाँ से लेकर जाते हैं नागरकोट से। सो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू शाही किंगडम और सिंध को ही नहीं लूटा, इन्होंने भेरा, मुल्तान, नागरकोट, मथुरा, और फिर मथुरा और इसके बाद जो है नागरकोट को भी इन्होंने लूटा है। अब इसके बाद देखो, नॉट ओनली पब्लिक मनी ही नहीं, बट इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको भी इन्होंने डैमेज किया है अपने आक्रमण से। वट एवर सिटी मोहम्मद, जिस भी सिटी मोहम्मद ने अटैक किया है उस सिटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया है। ही डिस्ट्रॉयड, इन्होंने क्या किया है, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे आर्ट के, टेम्पल्स, जो टेम्पल एक एग्जाम्पल था आर्ट का, उसको भी इन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बाय डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल ऑफ मथुरा के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद नागरकोट, कुरुक्षेत्र, सोमनाथ, इन सभी के टेम्पल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी एक नॉलेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर थी इंडिया के लिए। फॉर सेवरल, बहुत सारी सेंचुरी से एक अच्छा आर्ट थी इंडिया के लिए। मोहम्मद ऑफ गजनी हार्म इंडिया की वेल्थ को ही आर्म करते हैं, हार्म किया इन्होंने, नुकसान, इंडिया की वेल्थ को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, और साथ में इन्होंने इंडिया के कल्चर को भी नुकसान पहुंचाया। ही एनस्लेव्ड अ लार्ज नंबर, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी अपने साथ बंदी बनाकर लेके गए हैं। मोहम्मद का जो इन्वेजन है, इंस्टिल्ड हेटर्ड, तो जो मोहम्मद ने जो अटैक किया था, इसकी वजह से हिंदूज़ के मन में इस्लाम के प्रति जो है नफ़रत शुरू हो जाती है। तो जो चैप्टर है जिसका नाम है किंग दाहिर एंड किंग आनंदपाल, क्लास 7th का चैप्टर 6, ये कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।